हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। साथियों, मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूं शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन क्लास। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, आपको इससे पहले वाली जो वीडियो मिली थी उसमें आपको कुछ कम दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मार्कर नया था और मुझे पीछे अकेले शूट करता हूँ तो दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से उसमें कहीं पे शुरू में कुछ लाल मार्कर से जब लिखा गया था वो दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी साथियों को दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलो दोस्तों, ये क्लास आपकी बहुत शानदार बेहतरीन क्लास होगी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फौजियों के लिए ये क्लास है। इसमें साथियों मैं आपको मैथ के 10 क्वेश्चन के साथ साथ जीएस के 5 क्वेश्चन दूंगा, और वो 5 टॉपिक से हैं, और वो ऐसे 5 टॉपिक हैं जहां से आर्मी अग्निवीर आर्मी कब हमेशा पेपर में कभी नहीं छोड़ती। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन 5 टॉपिकों से आपके प्रश्न न पूछे जाएं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधे क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करते हैं एक दो लाइनों से। अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहा जाता है, अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहा जाता है, तो मेरे देश के सैनिक से बड़ा आशिक कोई नहीं हो सकता। मेरे देश के सैनिक से बड़ा कोई आशिक नहीं हो सकता। चलिए इन्हीं बातों के साथ क्लास शुरू करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो साथियों, मैंने आपको बहुत बार बताया, अनुपात में जब कभी भी ऐसा अनुपात में दे, उसके आगे कुछ भी आपसे पूछा रहे, तो आप पहले क्या कर लीजिए कि जो भी दो संख्याएं थी, जैसे 4:5 था, तो इसको कर लीजिए, x लगा लीजिए, तो आपको पहली संख्या 4x बन जाएगी और दूसरी संख्या आपकी बन जाएगी 5x। क्योंकि 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात था, पहली संख्या 4x हो गई, दूसरी संख्या 5x हो गई। ठीक है साथियों, पहली संख्या 4x हो गई, दूसरी संख्या 5x हो गई। नहीं दिख रहा, नहीं लिखेंगे लाल मार्कर से, आज कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कहा है कि पहली संख्या 36 है। क्या दिया है? 36। तो पहली संख्या जब 36 दी गई है और पहली संख्या का अनुपात माने थे 4x, तो 4x बराबर 36 के है, तो 4×9 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई साथी? x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। जब आपको x की वैल्यू 9 मिल गई है, तो आपसे कहा है कि 5x का मान बताएं। तो 5x यानी दूसरी संख्या थी 5x, उसका मान बताना था, तो 5×9, तो दूसरी संख्या 9×5=45 आ गई। समझ गए दोस्त? चलिए साथी, अगला क्वेश्चन देखो। आपका पहला क्वेश्चन आ गया था 45। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है tan थीटा बराबर 12/9, तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान बताना है। इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, तो आपको लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो भी आप चाहते हैं उस पर त्रिप्लेट बनेगा, त्रिप्लेट से ही ये क्वेश्चन लगेगा। देखो त्रिप्लेट कैसे बनाएंगे? त्रिप्लेट बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होता है यानी लंब, और ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। तो लाल बटे कक्का से जब करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यानी लंब आपका 12 है और आधार कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। तो हाइपोटेनस कितना निकल के आएगा? अगर 9 कवर करो तो 9×9 81, और 12 कवर करो तो 144, और जोड़ोगे 81 और 144 तो 225 होगा। तो ये कितना जाएगा? 15। हाइपोटेनस आपका निकल के आएगा 15। आप वैसे भी दे सकते हो, तो एक चीज़ याद रखना, 3 4 5, तो इसी के तो 3 का मल्टीपल 9 होता है, 3 3 9, और 4 का मल्टीपल 12 था, तो 5 का भी 3 गुना कर दिया गया है। तो जब लंब 12 आधार 9, तो कर्ण कितना आ गया आपका? कर्ण कितना आ गया? 15 आ गया। अब आपको कहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का
मान बताइए। साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, अगर आप लिखे हो लाल बटे कक्का से, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन, जहाँ साइन थीटा है आप उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब आपका 12 और कर्ण आपका 15, प्लस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 9 है और नीचे कर्ण कितना है, 15 है। अब जोड़ लीजिए भैया, 12 9, 12 9 21 हुआ, 21 और बटे हर बराबर है तो 15। सॉल्व कर दीजिए, 3 सते 21, 3 पचे 15, तो कितना आ गया, 7 बटे 5 आ गया। ये आपका आंसर है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकल के आ जाएगा कितना, 7 बटे 15। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि घन की भुजा, एक घन है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब आपको याद आ जाना चाहिए घन के सारे फार्मूले। घन का आयतन, आयतन सब लिखा दे रहे, होता है भुजा का क्यूब यानी ए का क्यूब। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ जिसको टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। और अगर आपसे कहे कि घन का वक्र पृष्ठ बताइए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर, और इसका विकर्ण होता है, घन का विकर्ण अगर आपसे पूछ ले प्रश्न में तो a√3 होता है। तो आप ये पॉइंट, इसके जो ये फार्मूले हैं इसको भी आप नोट कर लेना, आपको सीधे फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है साथी, तो अब देखो आपको क्या दिया गया है इस प्रश्न में, घन की भुजा दी गई है। एक घन है, घन ऐसी आकृति होती है जो आप लूडो खेलते हैं गुट्टी ना, वो घनाकार होती है, और इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a स्क्वायर, यानी a को भुजा जो होती है हम उसे a से लिखते हैं, तो 6 गुणे a यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 गुणे 4 का स्क्वायर 16, और 16 का 6 से गुणा किया तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मात्रक सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, ये था आपका प्यारा सा 3 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आगे क्वेश्चन लिखे गए हैं। चौथा क्वेश्चन है 3abc 5b स्क्वायर c 7a क्यूब bc स्क्वायर का लासा बताओ। ऐसा भी कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, आज फिर मैं करा रहा हूँ। आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, साथियों, पूछे जाएंगे आपके लासा मासा से, आर्मी अग्निवीर में तो पूछा जाना। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आप देखो सभी संख्याएं, इसमें जो संख्याएं हैं, जैसे बच्चा आप देखो संख्याएं क्या क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और तीनों संख्याएं क्या हैं आपकी, अलग अलग हैं। ये किसी एक दूसरे से, इनमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। किसी 3 भी अपने आप से कटती, 5 भी अपने आप से कटती और 7 भी अपने आप से ही कटेगी। तो अब आपको करना क्या है भैया, जब ऐसी संख्या दिख जाए तो आप सीधे इन संख्याओं का गुणा कर लो। जब आप गुणा करोगे 5 या 15, 15 सत्ते 105, कितना आ गया, 105 आ गया। गुणा करने पे संख्याओं का, अगर संख्या दी होती, कहता 3 5 7 का लासा बताइए तो 105 होता, सीधे आप क्या कर लेते, गुणा कर लेते, आपका आंसर आ जाता। जब वो कोई भी चर पद रहे तो लासा पूछे तो सबका लासा वही होगा जो सबसे बड़ी घात होगी। जैसे देखो यहाँ पे a है, यहाँ a है ही नहीं, यहाँ a की घात 3 है, तो अगर लासा बताना होगा तो a की घात 3, यहाँ b है, b स्क्वायर है, b है, तो लासा b स्क्वायर होगा, c है, c स्क्वायर है, तो लासा क्या होगा, c का लासा c स्क्वायर होगा। तो इन पूरी संख्याओं का आपको लासा निकालना होगा, तो 105 संख्याओं का आप गुणा कर लेना,
संख्याओं का गुणा कर लेना, समझ गए। संख्याओं का क्या कर लोगे, गुणा कर लोगे, और जो अक्षर थे ABCD थे उनमें लासा सभी में देख लेना जितने पद दिए गए होंगे। A के लिए जो सबसे बड़ी घात होगी, B के लिए सबसे बड़ी घात वाला, C के लिए भी सबसे बड़ी घात वाला ही उत्तर होगा। तो ये आपका हो गया लासा। आ जाओ भैया आपका पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, ये है वर्गमूल से। इस तरह का अगर आपको वर्गमूल दिखे तो इसको पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं। पहले लास्ट में जो दिया होगा उसका, फिर जो भी वर्गमूल निकालने पे आएगा जोड़ के या घटा के लिखा होगा तो घटा के लिखेंगे, फिर उसका निकालेंगे, ऐसे बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले आप इसका 49 का निकालोगे। 49 का वर्गमूल निकालोगे तो 7 होगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा। फिर जब आपने 49 का वर्गमूल निकाला 7, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। और 7 को जब आप 57 में जोड़ोगे तो 64 आएगा। कितना बनेगा, 64 बनेगा। आप ऐसे लिख सकते हो 17 प्लस रूट के अंदर 64। तो 64 का वर्गमूल निकालोगे तो 64 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना बनेगा भैया, 8 आएगा। और 8 को 17 में जोड़ोगे तो रूट के अंदर 25 हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, सॉरी 5 होता है। 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। समझ गए। इस क्वेश्चन को केवल आपको ऐसे करना है कि पीछे से वर्गमूल निकालते। 49 का वर्गमूल निकाला 7 जो आया आगे जो संख्या लिखी थी रोड में उसमें जोड़ दिया। 57 7 64 हुआ। 64 का वर्गमूल निकाला 8 आया। अब 8 को आगे वाली संख्या 17 में जोड़ देंगे। 17 8 क्या होता है, 25 होता है। 25 का वर्गमूल 5। तो इस पूरे प्रश्न का उत्तर 5 हो गया। चलिए 6वां क्वेश्चन है, ये सरलीकरण से है। इसको भी मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, सबसे पहले इसमें बी बोर्ड मास का रूल होता है। बी बोर्ड मास ये सरलीकरण का होता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब आप, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब गुणा मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन जोड़, यस का मतलब सब्सट्रैक्शन घटाओ। तो इसी क्रम में सॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ना तो आपको ब्रैकेट दिख रहा ना तो आप दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यानी आपको डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना। सबसे पहले भाग करना, फिर गुणा करना, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। तो इसमें आपको भाग तो मिल गया ना, 20 में 5 से भाग करना है। तो 5 का पहाड़ हम कितनी बार पढ़ें कि 20 कट जाए। तो 5 चौके 20 कितनी बार गया भैया, 4 बार गया। और प्लस 18 माइनस, अब गुणा करना था, भाग के बाद गुणा, 3 दूनी 6 हो गया। तो इसको जोड़ लो, 18 4 22, और 22 माइनस 6 कितना आ गया, 16 आ गया। समझ गए। एकदम प्रेम से, आराम से, छोटे से, बहुत शानदार तरीके से, इत्मीनान से बताया जा रहा है। जिसको भैया बाबू बच्ची न समझ में आया हो वो फिर से क्लास इसको आगे पीछे करके देख लेना। बोर्ड मास के रूल में पहले ब्रैकेट, फिर आप, फिर डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन होता है। लेकिन ना तो आप नहीं लिखा था, अब ब्रैकेट कहीं पे नहीं लगा था। तो पहले फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर गुणा करें, फिर जोड़े, फिर घटा दिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुपात का क्वेश्चन है, इसको हम ऊपर का मिटा देते हैं, यहाँ सॉल्व कराते हैं, नीचे हो सकता ना दिखे आपको। अब इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, समझो। देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते होंगे, ए बी सी का मान जब निकालना होता है ए अनुपाते बी अनुपाते सी लिखते हैं। पहले ए बी का जो मान दिया गया था 2 अनुपाते 3, फिर बी सी का मान दिया गया था 3 अनुपाते 4। फिर ऐसे गुणा, फिर ऐसे करते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी सी का मान आता है। आप एक चीज़ देखो, दोनों में कॉमन कौन सा है, ए बी और बी सी, मतलब बी कॉमन है दोनों में। तो अगर बी का मान सेम है, बराबर है, तब वही आप अनुपात लिख सकते हो, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। देखो ए अनुपाते बी बराबर 2 अनुपाते 3, बी अनुपाते सी बराबर 3 अनुपाते 4। यानी यहाँ बी से ख़त्म हुआ, यहाँ बी से शुरू हुआ। तो बी जो ख़त्म हो रहा था 3 ही था और शुरुआत में भी 3 था, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 3 है।
तो आगे हमें और कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ए का मान 2 आ गया है और सी का मान कितना आ गया है, 4 आ गया। यही आपका क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। अच्छा, मान लो कि अगर ना होता तो एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे गुणा करते, 2 तिहाई 6 आता, फिर 3 तिहाई 9 आता, 3 चौके 12 आता। ठीक है, मान लो यहाँ पे b का मान अलग अलग होता, एक जगह दिया था 3, एक जगह दिया है 5, मान लो ऐसा दिया होता। ठीक है, a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:4। तो अब आप इसको कैसे लगाते, एक तरीका तो क्रॉस करते, दूसरा तरीका है जो जगह खाली होती है उसको कब्जी आने की। जैसे यहाँ सी के सामने खाली थे, यहाँ पे ए के नीचे खाली थी। तो जैसे अगर आपके घर के पीछे ज़मीन खाली हो या घर के सामने खाली होती है कोई भी ज़मीन सरकारी होती है, तो उसको आप क्या करते हो, उस पर किसी दूसरे को बनाने दोगे या रहने दोगे, कभी नहीं रहने दोगे। कि कहोगे कि मेरे घर के सामने है या मेरे घर के पीछे है, तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है, मेरा हक है, इस पर मैं रहूँगा। तो उसी तरह से अगर देखो बी 3 था, इसके बाद ये जगह खाली थी, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब इसी तरह नीचे आ जाओ, ये 5 था, उसके आगे खाली थी ज़मीन, तो ये 5 यहाँ पे आके कब्जा कर लेगा। अब आपको करना कुछ नहीं भैया, इनका सीधे 2 पंचे 10, 3 पचे 15, अनुपात का चिन्ह लगाएं, 4 तियां 12, ये किसी से नहीं कटेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अनुपात में जब बराबर ना हो तो लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तब आपको क्या करना है, मैंने आपको इसका तरीका बताया है कि चाहे अलग अलग हो, चाहे मिला के हो, चाहे जैसा भी रहे, दिनों का सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कहा जाता है, फिलहाल वो होते हैं मल्टीपल। तो आप ऐसी संख्या एरो जो 10 से भी करती हो, 15 से भी करती हो और 20 से, तीनों से कटनी हो तो इसका मल्टीपल, यानी आप क्या करेंगे, 10, 15 और 20 का लासा लेंगे। 10, 15, 20 का लासा कितना आता है, 60 आता है। यही हम मान लेते हैं जो लासा या मल्टीपल निकल के आया है। अब 60 के अलावा आप 120 भी रख सकते हो, 180 भी रख सकते हो, 240 भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हम छोटा ही रखते हैं, ठीक है, जिससे हमें थोड़ा कम कैलकुलेशन करनी पड़े। अब एक चीज़ आप बताना, ये जो लासा है ना, यही हमारा काम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, काम हो गया। काम कितना आ गया आपका, 60 आ गया, 60 आ गया। अगर ए और बी मिलकर, ये मान लीजिए कि रोटी बना के रख दी गई है, रोटी 60 रोटी है, ए और बी 2 फौजी हैं, वो 60 रोटी 10 दिन में खाते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाएंगे, तो 6 रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। दो लोग हैं, 10 दिन में 60 रोटी खा जाते हैं, तो 2 फौजी एक दिन में मिलकर कै रोटी खाएंगे, 6 रोटी खाएंगे कि नहीं। तो इन एक दिन की निकाल लेंगे, वही क्षमता होती है। तो दोनों फौजी ए और बी की मिला के क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब बी और सी 2 फौजी थे, ये 2 फौजी 60 रोटी को खाने में 15 दिन का समय लेते हैं। कितने दिन का, 15 दिन का। तो ये एक दिन में कै रोटी खा सकते हैं, 4 रोटी। इसी तरह आज 4 खाए, कल 4 खाए, कल 4 खाए, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तभी इनको कितना दिन लगेगा, 15 दिन। तो 15 चौके 60 होता है। इसी तरह से अगले 2 फौजी थे, ये 20 दिन में कितने खाते हैं, 60 रोटी। तो एक दिन में कितनी खाएंगे, 3। तो एक ए और बी की क्षमता 6 आ गई, बी और सी की क्षमता 4 आ गई, सी और ए की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। अब कहा है कि 3 फौजी मिलकर इसको कितने दिन में खाएंगे, कौन, ए बी और सी। देखो अगर आप इनको जोड़ो, ए बी, बी सी, सी ए, तो यानी 2 ए फौजी थे, 2 बी फौजी थे और 2 सी फौजी थे। इन तीनों की एक दिन की क्षमता 6, 4, 10, 10, 3, 13 थी। यानी कि 2A, 2B, 2C मिलकर एक दिन में 13 काम कर सकते थे या 13 रोटी खा सकते थे। अच्छा, अगर हम 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो A + B + C, अब 3 ही बचे, 3 ये कितना खाएंगे,
तो आधा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 6 लोग अगर 13 रोटी खाते हैं तो 3 लोग क्या हो जाएंगे, आधा हो जाएंगे कि नहीं, 6.5 रोटी खाने लगेंगे। अब इनको अगर यही 3 व्यक्ति 60 रोटी खा रहे हैं, एक दिन में 6.5 रोटी खाते हैं, तो इनको कितना दिन लगेगा, 13/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, गुणा कर लिया, कितना आ गया 120/13, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, अब बटे 3 सही 13, 9 सही 3/13 दिन लगेगा। ठीक है, 13 9 17, 17 3 20 और 3/13। समझ गए फौजी भाई कैसे किया गया। जो भी दिन दिए गए थे सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। दिन पता चल गया, काम पता चल गया, तो आप क्षमता निकाल लेते। ये जो 6 4 3 आई है ना, ये क्षमता होती है। अब 2 व्यक्ति की मिला के थी, इसलिए दोनों का था। अब उसके बाद पूछा था कि ए बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी 3। आप जोड़े, यहाँ से 2 बार ए था, 2 बार बी था, 2 बार सी, तो 2A 2B 2C मिलकर एक दिन में 13 रोटी खाते हैं। तो 2 सब में कॉमन था, 2 ले लिया, तो बचे कितना, ए बी और सी बचे। ए बी सी की क्षमता क्या हो जाएगी, जब व्यक्ति आधे हो रहे हैं तो क्षमता भी क्या हो जाएगी, काम करने की आधी हो जाएगी। ठीक है, 13/2 हो गए। तो 60 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, काम बटे समय, काम बटे क्षमता, दिन बराबर काम बटे क्षमता। तो 60/13/2, 2 ऊपर चला गया, 60 दूना 120/13 हो गया, सॉल्व कर लिया, आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक को 42% वोट मिला है और वह 1600 वोटों से चुनाव क्या होता है, हार जाता है। तो बताइए कुल कितने वोट पड़े थे, या कुल मतदाता की संख्या। आप इसको बहुत बार समझे हैं, बहुत बार बताया आपको कि जब कभी भी कहे कि एक प्रत्याशी को इतना मिला है, दूसरा इतने मतों से जीत रहा है या हार रहा है, तो सबसे पहले जब कुल मतदाता की संख्या पूछे तो कुल मतदाता आप 100% ले लेना। कितना भैया, 100% ले लेना, बिना सोचे समझे, बिना दिक्कत के किसी के 100% आप क्या कर लेना, ले लेना। ठीक है साथी, 100% जब आप ले लिए, 100% ले लिए, तो इसके बाद इसमें से आप दोनों को बांटना है। 100 रुपया पापा दिए थे, 2 लोगों में बांटना है। एक को कितना मिला, 42, तो दूसरे को कितना दोगे आप। अगर आपको पापा दे दें या फौजी भाई कमाए, 100 रुपया कमाए और कहा गया कि 2 लोगों में बांटो, 2 बच्चों में बांटना था उनको, एक बच्चे को 42 रुपया दे दिए, तो दूसरे बच्चे को आप कितना दोगे, 58 रुपया दोगे कि नहीं दोगे, 58 ही तो दोगे भैया, सीधा सा पता चल गया। ये 42 ए का था, आपको सीधा सीधा बताया था, यानी 58 किसको मिला, बी को। अब चुनाव जीतेगा कौन, चुनाव बी जीतेगा कि नहीं जीतेगा, चुनाव कौन जीतेगा, बी जीतेगा, क्योंकि उसको 58% मिला है और ए को कितना मिला है, 42। तो जीत तो उसी की होती है जिसको ज़्यादा वोट मिले होते हैं। तो कितने वोटों से हार रहा था ये, 1600, यानी ये 1600 वोटों से जीत रहा था। बी 1600 वोटों से जीत रहा था और ए 1600 वोटों से हार रहा था। ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हो ना कि बी 1600 वोटों से चुनाव जीत रहा था। अब यहाँ पे प्रतिशत में अंतर ले लो भैया, अंतर देखो दोनों के बीच कितना है प्रतिशत का, 42 और 58 के बीच 16% का अंतर है, 16% का अंतर है। तो 16% की जो वैल्यू है आपकी होगी 1600 वोटों के बराबर। तो 1% वैल्यू आ जाएगी 100 वोट, 16 कम 16 कट गया। यानी अगर कोई भी व्यक्ति 1% पैसा खर्चा करता है या 1% वोट पाता है तो वो 100 वोट पाता है। तो 100 की पूछा था, अगर 1 का पता है, ज़्यादा का पूछता है तो गुणा कर देते हैं ना। तो 1 का पता था और 100% का पूछा था, तो 100 से गुणा कर दिए, तो कितने प्रत्याशी हो गए, 10,000 प्रत्याशी हो गए। समझ गए भैया, कितने कितने मतदाता हो गए गांव में, 10,000 मतदाता हो गए। कुल मतदाता की संख्या कितनी है, 10,000 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन मैथ की तरफ। चलिए बंधु, आखिरी क्वेश्चन है आज मैथ का, उसके बाद फिर आपको एक होमवर्क का भी क्वेश्चन लिखा गया है, नीचे देख लीजिए कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, ये बताना है। और आपका मैथ का आज का आखिरी क्वेश्चन है बंधु, इसमें दिया गया है कि एक 44 मीटर लंबा तार है, उसको मोड़कर हम एक वर्ग बनाते हैं तो वर्ग की लंबाई। देखो जैसे ये आपका ये तार है,
सुनिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ सामने, 1 मिनट देखो। देखो ये तार है, ये इतना मान लीजिए 44 मीटर लंबा है, तो ये तार की लंबाई हो गई ना। तो अब इसी लंबाई को हम मोड़े ऐसे, एक क्या बना दे, वर्ग बना दे। क्या बना दे, वर्ग बना दे। मान लो ये आपका एक वर्ग बना, तो मोड़े किसको, 44 मीटर ही टोटल लंबाई को ही तो मोड़े हैं। तो जब मोड़े तो ये जो आरी आरी बना, आरी आरी बना, ये वर्ग की क्या हो गई, बाउंड्री हो गई। तो सबसे पहले जब किसी भी तार को मोड़ा जाए, किसी भी प्रकार का हो, अगर आयताकार में मोड़ रहे हैं तो वो उसके परिमाप के बराबर हो जाएगा, जितनी भी तार की लंबाई है। वृत्ताकार में मोड़ेंगे तो वर्ग की परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम तार को ऐसे मोड़ के वर्ग बनाए, तो मोड़े किसको थे, 44 मीटर टोटल लंबाई को मोड़े थे, और ये लंबाई जाके ऐसे बनी थी। और अगर आप कहें तो ये किनारे किनारे ही जो होती है, बाउंड्री होती है, इसी को ही परिमाप निकाला जाता है। परिमाप सभी भुजाओं का, जो भी भुजाएं दी होती उसका ही योग होता है। तो वर्ग का परिमाप होता था आपका 4a। तो परिमाप दिया गया आपको कितना, 44। जो तार की लंबाई थी, अगर देखो, अगर हम इसको खोलें सीधा करें तो ये देखो एक लंबाई हो गई ये वाली, फिर इसको सीधा किया ये बढ़ी, फिर इसको भी सीधा किया ये बढ़ी, फिर इसको भी सीधा कर दिया ये। तो तार ये पूरा 44 मीटर ही तो लंबा था। तो परिमाप जो था 44 मीटर, वर्ग का परिमाप कितना आया है आपका, 44 मीटर आया है। 44 मीटर बराबर 4a के, तो 4 से काटा तो 11 चौके 44, a बराबर 11 मीटर, a बराबर 11 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल, ये एरिया पूछा कितनी एरिया कवर करता है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा यानी a का स्क्वायर। तो a क्या है, 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 मीटर स्क्वायर आएगा। ये इसका क्षेत्रफल है। और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का, होमवर्क क्वेश्चन के कमेंट्स बॉक्स में आंसर ज़रूर देना, ठीक है, ज़रूर से ज़रूर देना। और आपका ये था आज के प्यारे 10 क्वेश्चन। और हाँ साथियों, आपको मैंने कहा था आज जीएस के भी 5 क्वेश्चन देने वाला हूँ। बहुत प्यारे से क्वेश्चन है, बस 1 मिनट रुकिए, आपको मैं वो सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। लो साथियों, आपके आगे 5 जीएस क्वेश्चन, और इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, आज आपको लिखित दे रहा हूँ, कहो तो स्टाम्प पे लिख के दे दूँ आपको, कि यहाँ से ये जो टॉपिक लिखे गए हैं, इसका मतलब आपको बुक पढ़ के जाना है। इसका मतलब कथन, जो कुछ नेताओं के द्वारा कथन कहे गए हैं, उसको भी आपको पढ़ के जाना है। फिर कुछ युद्ध जो लड़े गए हैं उनको पढ़ के जाना है, ठीक है। ये पॉलिटी से हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ के जाना है। और विटामिन, रोग, ये सब जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो जैसे पहला प्रश्न है आपका, गोदान उपन्यास के लेखक कौन से थे। आप बहुत फेमस किताब है गोदान गबन, किसकी है, मुंशी प्रेमचंद की है। तो ये किसकी है, मुंशी प्रेमचंद। इसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, इससे क्या होगा, आपका पता चलेगा कि आप कितना पढ़े हैं। जिसको इन सभी के आंसर पता हो, आप फटाफट अपनी कॉपी में लिख लेना। ऑप्शन होता है तुक्का मारते हुए बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तुक्का बैठ जाए। लेकिन इस तरह रहेगा तो आपको पता चलेगा वन लाइनर में कि आपको कितना याद है, रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो आप बताएंगे, आप मन में वही बोल लीजिए, हम समझ जाएंगे आपको याद है। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन दे रहा, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का नारा कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। कौन दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। उसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में। कब लड़ा गया था, 1761 में। महत्वपूर्ण डेट है, ठीक है 1761 में लड़ा गया था। चौथा क्वेश्चन है, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति
निर्विरोध का मतलब होता है कि जब इनका चुनाव हुआ था तो उस समय कोई दूसरा भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नहीं पर्चा भरा था या नहीं लड़ रहा था। मतलब कि सबकी बहुमत थी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब ने इन्हीं के नाम का वोटिंग किया था। तो कौन था निर्वाचित राष्ट्रपति? सुने होंगे प्यारा सा नाम, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, ये जानते हैं क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये एक बार तो बीएड के एंट्रेंस में भी रिपीट हुआ है, हर बार पूछता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन था विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम। यहाँ से रासायनिक नाम आप जरूर विटामिनों के पढ़ के जाना, ठीक है। तो विटामिन डी किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है। किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है सबसे प्रचुर मात्रा में। अच्छा, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? सूखा रोग, रिकेटस, जिसमें क्या होता है? कैल्शियम की, कहते हैं कैल्शियम की कमी। तो विटामिन डी की पूर्ति सूर्य करता है और सूखा रोग होता है कैल्शियम से। तो कैल्शियम को से ही याद रखना, कैल्शियम कैल्सीफेराल। क्या? कैल्शियम कैल्सीफेराल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेराल हो गया। क्या हो गया? कैल्सीफेराल हो गया। ये है आपके शानदार जीएस के 5 क्वेश्चन। इसमें से आपको दे के आना 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलेंगे आपको अगली क्वेश्चन में प्यारे प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अग्निवीर वालों के लिए समय नहीं बचा है, जितना भी दिन बचा है 4-6 दिन आप लग जाओ, जुट जाओ, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।